मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के 32वें एपिसोड में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल सिंघवी जी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर अनिल सिंघवी जी रक्त एवं कैंसर विशेषज्ञ हैं, जिन्हें इस कार्य का 30 वर्षों से ज्यादा का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कैंसर चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया है। डॉक्टर सिंघवी एक अच्छे वक्ता हैं एवं उन्हें देश विदेश के कई कार्यक्रमों में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है। आज हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में भी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। आइए हम डॉक्टर अनिल जी को अपने व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर अनिल जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। आइए सर। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मैं शुरू करूं क्या जी? आज जो विषय हमने लिया है चर्चा का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी और बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन रहेगी। इन द सेंस कि ये इंफॉर्मेशन कई लोगों को मालूम नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन अगर अपन समझ जाएंगे तो हमारा कोविड से ही नहीं, कोविड के आगे का जीवन भी काफी सरल हो जाएगा और काफी गुत्थियां सुलझ जाएगी। आज कोविड को लेकर सब लोग परेशान हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड्स के लिए भागम भाग में लगे हुए हैं। तो ऐसे माहौल में कुछ प्रश्न उठते हैं दिमाग में। पहला प्रश्न जो हमेशा उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो ठीक हो जाते हैं घर पे ही, किसी को कुछ भी नहीं होता, और हम देखते हैं कि कई लोग, यंग लोग 2-3-4 दिन में आईसीयू में पहुंच जाते हैं। इसका क्या कारण है? दूसरा प्रश्न जो दिमाग में उठता है वो ये कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? पहले डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन तरह तरह की एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी, और ये क्लियर था कि एंटीबायोटिक्स हैं जो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। फिर आइवरमेक्टिन दी जा रही थी। फिर बड़ी स्टडीज आ गई, बाहर की स्टडीज आ गई कि आइवरमेक्टिन भी टोटली बेअसर दवा है। फिर फेविपिराविर को यूज करने लगे, लेकिन फेविपिराविर भी इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट टोटली बेअसर है। उसके बाद में रेमडेसिविर का बड़ा चल रहा है, अखबारों में आ रहा है, और ये देखा गया कि रेमडेसिविर भी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। WHO ने तो उसके अपने रिकमेंडेशन से हटा दिया है। एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और बहुत चुने हुए मरीजों में शुरू में दे दें तो कुछ फायदा हो सकता है। अब क्या करें? तो अब प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी भी देखा गया कि टोटली किसी काम की नहीं है, 98% लोगों में बिल्कुल काम की नहीं है। तो क्या हम माने कि चूंकि हमारे पास आज कोई दवा नहीं है जो इस वायरस को मार सके, इस वायरस को रोक सके, तो क्या हम निहत्थे हैं, हम बेसहाय हैं? हम इलाज जरूर करते हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, टोसिलिजुमाब देते हैं और भर्ती करते हैं। वो सब हम इलाज करते हैं ताकि वो अपने आप को संभाल सकें जब तक कि उनकी बॉडी वायरस को क्लियर नहीं कर दे। परंतु वायरस के अगेंस्ट डायरेक्टली हमारे पास कोई दवा नहीं है। यहाँ नहीं है, अमेरिका में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है। तो प्रश्न ये है कि हमारे पास क्या है? वो दीवार का डायलॉग है ना, हमारे पास माँ है। यहाँ एक और डायलॉग है, हमारे पास इम्यून सिस्टम है। हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो कि इस तरह से काम करता है कि एक नहीं 50 वायरस को वो खत्म कर सकता है, बचा के रखता है हमको। और आज इम्यून सिस्टम ही है जो जितने भी पेशेंट अपने ठीक हो रहे हैं कोविड से, वो इम्यून सिस्टम की वजह से ठीक हो रहे हैं, न कि ये दवा खाने से या वो दवा खाने से, न कि भर्ती होने से। तो अब फोकस हम इम्यून सिस्टम पे करेंगे आज, कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, और उसको यदि हम मजबूत कर लें तो हमारी नैया पार हो जाएगी। और हम क्या ना करें जिससे कि इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाए। यदि इम्यून सिस्टम वीक होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब सबसे पहले जब हम देखें
शेयर स्क्रीन, यस, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अब जो हमारे बॉडी पे रोज तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तरह तरह के कीटाणु अटैक करते हैं, रोज करते हैं, हर मिनट करते हैं, हर घंटे करते हैं, लेकिन हम रोज बीमार नहीं पड़ते, हमें रोज दवा भी नहीं खानी पड़ती। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है जो कि इनको क्लियर करता है। लेकिन उसको समझने के पहले हम ये देखें कि हमारे पास कितने तरह के कीटाणु हमको अटैक करते हैं। तो इस स्क्रीन पे आप देखेंगे कि सबसे कॉमन जो है वो लेफ्ट साइड में बैक्टीरिया है, जो कि सबसे ज्यादा अटैक करता है। उसके बाद वायरस, फिर फंगस और फिर पैरासाइट्स जैसे मलेरिया। तो इन सभी के अटैक से बचने के लिए हमारे पास तरह तरह की दवाइयां हैं जो हमने इजाद करके रखी है। जैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, वायरस के अगेंस्ट, कुछ वायरसेस के अगेंस्ट हमारे पास दवाइयां हैं, जैसे हर्पीज वायरस है, HIV वायरस है, मलेरिया के अगेंस्ट हमारे पास दवा है, फंगस के अगेंस्ट हमारे पास कुछ कुछ दवाइयां हैं। तो हर एक टाइप ऑफ कीटाणु जो भी रहेगा उसके हिसाब से दवा फिक्स है। तो हम सबसे पहले हम आज ये एंटीबायोटिक की बात करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन है, अजिथ्रोमाइसिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, मेरोपेनम है, टिकोप्लानिन, तरह तरह के एंटीबायोटिक्स है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि न सिर्फ वो एक कीटाणु को मारता है, बल्कि उसके आसपास के जितने भी मिलते जुलते जितने कीटाणु है वो सबको खत्म करता है। इसका बहुत महत्व रहेगा, अभी ध्यान रखिएगा। पर पते की बात यह है कि एंटीबायोटिक्स पैरासाइट्स को टच भी नहीं करते। पैरासाइट तो हंसता रहता है, वायरसेस को छू भी नहीं सकता, बोलते हैं वी आर नॉट बैक्टीरिया, जितनी मर्जी उतनी एंटीबायोटिक खाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे ही फंगाई को कुछ नहीं करता। तो शुरू में पिछले साल जब ये एपिडेमिक आया था, तो हर किसी को एंटीबायोटिक पूरे दुनिया में दी जाती थी। लेकिन फिर अल्टीमेटली ये मिथ थी, ये देखा गया कि ये चूंकि कोविड-19 वायरस से होता है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती, बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करती है, इसलिए एंटीबायोटिक फजूल है, नहीं देना चाहिए। ये तो बड़ा क्लियर हो गया। पर अगला प्रश्न ये है जो कि इंपॉर्टेंट है कि क्या एंटीबायोटिक हम वायरल इन्फेक्शन में खाएंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है क्या? ये एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम अपने शरीर के अंदर रहता है, बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ये बहुत सारे कीटाणु भी रहते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं। इसको हम बोलते हैं मित्र कीटाणु, फ्रेंडली बैक्टीरिया। और चूंकि फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं। हमने उनको घर दिया हुआ रहने के लिए, वो किराएदार है, और चूंकि वो किराएदार है तो घर को चमका के रखते हैं। क्या क्या करते हैं हमारे लिए बहुत तरह तरह के काम करते हैं। चलिए उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, वो देखिएगा। ये बैक्टीरिया हमारे अंदर हमारे एक सेल से 10 गुना ज्यादा तादाद में है। ये शायद हमें समझ में नहीं आया था अभी तक। तो ये आप छोटा सा एक 3 मिनट का वीडियो देखिए। देखिए आपके चारों तरफ, आपके शरीर के ऊपर, आपके शरीर के अंदर तरह तरह के कीटाणु हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया है, फंगस है, और भी तरह तरह के कीटाणु हैं। और ये कीटाणु इतने ज़्यादा हैं कि ये आपके कीटाणु से, आपके सेल से 10 गुना ज़्यादा सेल्स हैं। और इन्हें ह्यूमन माइक्रोबायोम कहा गया है। ह्यूमन माइक्रोबायोम उसको कहा जाता है कि जो हमारे अस्तित्व में हमसे 10 गुना ज़्यादा कीटाणु हम लेके चलते हैं, उसे ह्यूमन माइक्रोबायोम कहा गया है। अब हम सोच सकते हैं कि क्या हम इन कीटाणु को हटा सकते हैं, क्या हम कीटाणु को ख़त्म कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। यदि आपने खूब सारे सैनिटाइज़र लगा लिया या आपने तरह तरह के एंटीबायोटिक्स खा ली तो ये कीटाणु मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा? फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप खुद कमज़ोर होते जा रहे हो, आप खुद बीमार होते जा रहे हो, और आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। इनफैक्ट इन कीटाणु के बगैर हमारा जीना असंभव हो जाता है।
कीटाणु कहाँ से आए? जब हम छोटे बच्चे होते हैं, माँ के पेट से निकलते हैं, तो माँ के पेट से निकलने का जो रास्ता है, उसमें जितने कीटाणु रहते हैं, वो हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं, हमारे अंदर चले जाते हैं। और फिर धीरे-धीरे जो वातावरण में कीटाणु हैं, वो हमारे अंदर घर बनाने लगते हैं और इस तरह से ये एक ह्यूमन माइक्रोबायोम तैयार हो जाता है। ये माइक्रोबायोम हमेशा हमारे साथ रहता है और उसका अपना एक पैटर्न है, अपना एक कॉम्बिनेशन है और अपना एक बैलेंस है। इसका काम क्या है माइक्रोबायोम का? बहुत सारे काम हैं। जैसे कि हमारी इम्यून सिस्टम को ये एजुकेट करता है, दिखाता है कि कौन से कीटाणु खराब हैं। शुरू शुरू में हम जब बच्चे रहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मालूम नहीं रहता है, पर ये ह्यूमन माइक्रोबायोम आकर के बताता है कि देखो ये गलत है, ये वाला कीटाणु अच्छा नहीं है, इसको यहाँ से भगा दिया जाए। वैसे तो ये हमारे पूरे शरीर में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में ये हमारे गट में रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, हमारे पेट के अंदर रहते हैं और वहाँ पे ये तरह तरह की काम करते हैं, हमारे लिए खाना पचाते हैं, हमें अच्छे अच्छे पोषक तत्व खाने में से निकाल के देते हैं। ये दिखाते हैं, ये चेक करते रहते हैं कि हम कौन सा खाना कंज्यूम कर रहे हैं, उसको किस तरह से मेटाबोलाइज कर रहे हैं, कि हम फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारे काम ये करते हैं। ये देखा गया है कि यदि ये बिगड़ जाए, इनकी हालत बिगड़ जाए और ये माइक्रोब्स खत्म हो जाए, तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इनका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है और इनकी पूरी मात्रा में रहना भी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी कारण से, गलत खाने की वजह से, गलत दवाइयों की वजह से ये खत्म हो गए, तो हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो हम किस तरह से हमारे माइक्रोब्स को, हमारे प्रोबायोटिक को स्वस्थ रखें? हम इन्हें अच्छा खाना खिलाएं, खुद अच्छा खाना खा के, और जब हम इनके लायक खाना खाएंगे, ये हमारे अंदर पनपेंगे और हमें स्वस्थ रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि यदि हमारे ऊपर, हमारे अंदर सब तरफ ये 90% जो जिससे हम बने हैं, ये अगर अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं और हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। और इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। अगर हमें किसी रोग से लड़ना है, हमें किसी वायरस से लड़ना है, तो हमारा जो गट माइक्रोबायोम है, इसे स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ही बॉडी का एक पार्ट है। यहाँ पे और भी ज्यादा ये महत्व रखता है, बिकॉज ये माइक्रोबायोम जो है, ये बैक्टीरिया जो है, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में बहुत क्लोजली लिंक्ड है। देखिए, सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन हमारे बॉडी में क्या है? हमारे बॉडी में सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन इंटेस्टाइन है, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया है वहाँ। 70% इम्यून सेल्स इंटेस्टाइन में रहते हैं और एक पतली सी परत रहती है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम बैठा रहता है, और उसके ऑपोजिट साइड में ये लाखों करोड़ों की तादाद में माइक्रोबायोम के हमारे कीटाणु रहते हैं, जो आपस में बात करते रहते हैं। और माइक्रोबायोम इम्यून सिस्टम को बताता है कि उसको किस तरह से रेस्पॉन्ड करना चाहिए कोई भी अटैक हो तो। फॉर एग्जाम्पल, ये माइक्रोबायोम का एक लेफ्ट साइड में बैक्टीरिया है, तो ये कहता है, फोन लगा रहा है इम्यून सिस्टम को कि गाइस वी गॉट अ सिचुएशन हियर, इनकमिंग रोटा वायरस। रोटा वायरस आ गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि गर्मियों में जितने भी लोगों को पतली दस्त लगती है, वो रोटा वायरस से लगती है। बच्चों को दस्त लगती है, रोटा वायरस से लगती है। तो ये बताता है, इम्यून सेल को फोन लगाता है, इम्यून सेल इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता है, चलो तुम बताओ कौन से ट्रूप्स चाहिए, मैं भेजता हूँ, सेना भेज रहा हूँ। और वो जाकर के उस वायरस को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये जो पार्ट है, गट बैक्टीरिया का पार्ट है, जो माइक्रोबायोम का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को बचाव करने के लिए, हमारी बचाव के लिए। तो इनफैक्ट ये देखा गया है कि चूंकि वो हमारे लिए मेटाबॉलिज्म करते हैं, हमारे को अच्छा खाना पचा के देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, फैट को कितना रखना है शरीर पे वो तय करता है, इम्यून सिस्टम को कैसे रखना है वो तय करता है। तो ये देखा गया है कि जिसका गट माइक्रोबायोम अच्छा होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, ये तय है। और जिसका गट माइक्रोबायोम बिगड़ा, उसकी सेहत बिगड़ेगी, उसे डायबिटीज हो जाएगी, उसे मोटापा हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां उसको पकड़ लेगी। अब सवाल ये है कि अब ये मैं बताऊं आपको कि किस तरह से प्रैक्टिकली ये हमारे काम आते हैं। यदि हमने अच्छा खाना खाया जिसमें कि फ्लेविनॉइड्स हैं, जैसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो उस खाने को पचाने के लिए ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है, ये काम करता है। हम नहीं पचा सकते,
वो पचाता है। वो पचा के उसमें से एक डेस अमाइनो टायरोसिन नाम का एक मॉलिक्यूल है, एक केमिकल है, जो कि वो उस खाने में से निकाल के हमें देता है और वो फिर हम शरीर में रखते हैं। जब हमारे वायरस, फ्लू वायरस हमारे लंग्स को अटैक करते हैं, तो वो डेस अमाइनो टायरोसिन DAT क्या करता है कि इंटरफेरॉन को बुला के लाता है, और इंटरफेरॉन और वो दोनों मिलके वायरस को नष्ट कर देते हैं और हमारे लंग्स फिर से हेल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ ये समझने की बात है कि इस पूरे प्रक्रिया में क्या क्या चीजें की जरूरत है। सही खाना जरूरी है, सही बैक्टीरिया जरूरी है जो कि आपको पचा के देगा, और फिर ये काम होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। कहाँ? लंग्स में स्वस्थ रहते हैं। इसको प्रूव करने के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले ये माइस में एक्सपेरिमेंट किया गया, चूहों में एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कि आधे ग्रुप ऑफ चूहों को लेकर के उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी, एंटीबायोटिक की गोलियां दे दी, जैसे अपन लोग पतली दस्त वगैरह में खाते हैं। तो ये राइट साइड वाले जो ग्रुप है, इसको एंटीबायोटिक दे दिया, तो आप देख रहे हैं कि इनकी इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोम कम हो गया, कि वो बैक्टीरिया, हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो गए एंटीबायोटिक से। कुछ कुछ समय बाद उन्होंने उस इन्हीं दोनों ग्रुप ऑफ चूहों को फ्लू वायरस से एक्सपोज किया। तो उन्होंने ये देखा कि जो चूहों को एंटीबायोटिक नहीं दी थी, उन्होंने फ्लू वायरस को फटाफट क्लियर कर दिया और वो स्वस्थ रहे, इन्फ्लुएंजा की सीवियरिटी नहीं हुई ज्यादा। पर जिनको एंटीबायोटिक पहले से दे दी गई थी, वो देखा कि उनमें वायरस ने 4 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई किया, उनका वायरल लोड 4 गुना ज्यादा था, और उसमें से 30% चूहे मर गए इस फ्लू वायरस से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये माइक्रोबियोम यहाँ नहीं होने से ओवरऑल कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ में, और वायरस से निपटने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया मनुष्यों में, जिसमें कि 2 ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स लिए गए, और उन दोनों ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स में से एक ग्रुप को उन्होंने एंटीबायोटिक की गोलियां दी, तो उनका माइक्रोबायोम जैसे राइट साइड में कम हो गया पेट में। उसके बाद में उन्होंने दोनों ग्रुप्स को फ्लू का वैक्सीन लगाया। अभी तो अपन कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं, उनको फ्लू का वैक्सीन लगाया। तो ये देखा गया कि जिनको एंटीबायोटिक नहीं दी थी, फ्लू वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन काम करी, उनके ब्लड में एंटीबॉडीज बन गई और वो फ्लू से सुरक्षित हो गए। पर जिनको यहाँ पे उन्होंने एंटीबायोटिक पहले से खिला दी, उनका फ्लू वैक्सीन काम ही नहीं कर पाया। उनके इम्यून सिस्टम ने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया कि इस वैक्सीन का हम क्या करें, और अल्टीमेटली वो फ्लू के अगेंस्ट रिस्क में रहे। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे अगर अंदर हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया काम नहीं करते हैं या नहीं रहते हैं, तो इम्यून सिस्टम को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जिनको कि उन्होंने एंटीबायोटिक दी थी, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन की तादाद बढ़ने लगी। मतलब डिसबायोसिस, माइक्रोबायोम में डिसबायोसिस मतलब कि अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने से इस तरह से वो रेस्पॉन्ड करने लगा जैसे कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रही है। यहाँ अगेन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोविड में आदमी को प्रॉब्लम क्या होती है। कोविड में आदमी को प्रॉब्लम होती है जब वो उसको इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और लंग डैमेज होता है उसके खुद के इन्फ्लेमेशन से। तो ये भी देखें कि जिसको एंटीबायोटिक दे दी गई, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है। तो अब हम वापस कोविड पे आते हैं। तो पिछले 5 महीने में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होकर आए हैं कि कोविड-19 में गट माइक्रोबायोम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो उन्होंने स्टडी किया कि, वो स्टडी में बाद में बताता हूँ, पहले ये समझिए। तो जब गट माइक्रोबायोम में एक बैलेंस होना चाहिए, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बैलेंस में रहे, तो 2 तरह के मोटा माटी तौर पे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर रहते हैं। एक बैक्टीरिया होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब कि वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके रखता है, वो दबा के रखता है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टी रेग सेल्स के थ्रू होता है। अगर ये वाले बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो ये स्केल नीचे टिल्ट हो जाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। उसके होने से क्या होगा कि वायरस जो है, कोविड वायरस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा और निमोनिया और ARDS हो जाएगा और पेशेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कुछ ऐसे गट बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोबायोम में जो प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं, उनको फर्मिक्यूटिस कहते हैं। तो वो प्रो इन्फ्लामेटरी होने से वो IL-1 IL-6 के थ्रू काम करते हैं। तो ये जब बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है।
तो देयर इज अ ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम, और ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम होने से फिर से क्या होगा, जैसे ही वायरस का अटैक होगा तो ज्यादा इम्यून रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन और लंग डैमेज, और फिर वो कोविड स्टॉर्म में जाते हैं, फिर हम टोसिलिजुमैब की इंजेक्शन ढूंढने निकल पड़ते हैं, ये स्टीरॉयड देना चाहते हैं इसको। तो दोनों तरफ अगर इम्बैलेंस होने से एंड रिजल्ट यही होता है कि लंग डैमेज बहुत ज्यादा होता है और पेशेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जो कह रहा था कि अभी रिसेंटली बहुत पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनके की कोविड में हालत बहुत खराब है या जो कोविड से गुजर गए, उनका गट माइक्रोबायोम को स्टडी किया गया और देखा, उन्होंने पाया कि इन सारे मरीजों में उनके माइक्रोबायोम में ये अनबैलेंस था, डिसबैलेंस था, और जो पेशेंट 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं बढ़िया से, उनमें ये बैलेंस पाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा लिंक था कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है हमारे इम्यून सिस्टम में, और ये इस बात का आंसर दे रहा है कि क्यों कुछ पेशेंट ठीक हो जाते हैं और क्यों कुछ पेशेंट सीरियस हो जाते हैं। वायरस तो वो का वही है। तो यहाँ हम देखें ये फिर से कि जैसे ये गट माइक्रोबायोम डिसबायोटिक हो गया, काय से डिसबायोटिक होगा कि यदि आपको डायबिटीज है या आपकी एज ज्यादा है या आपने एंटीबायोटिक खाई है, तो ये डिसबायोटिक हो गया। तो लंग इम्यूनिटी डिफेक्टिव हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, आपकी लंग इस तरह से बहुत बुरे हालत में पहुंच जाएगी। और यहाँ अगर हेल्दी माइक्रोबाया है तो डेसअमाइनोटायरोसिन डीएटी आपके पास सफिशिएंट है, तो आप इंटरफेरॉन को खींच लोगे, इंटरफेरॉन से काम करा दोगे और हमारा लंग बचा हुआ रहेगा। तो आज क्या करें हम अब क्या करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी, अब हमको इतना ज्ञान हो गया, तो हम क्या करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात है कि हम बात बात पे एंटीबायोटिक न खाएं। आज क्या होता है कि हमें थोड़ा सा बुखार आता है एक दिन का, हम डॉक्टर के पास जाके या केमिस्ट के पास जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं और खा लेते हैं। मतलब हमारे पेशेंट तो फोन ही करते हैं कि हमने एंटीबायोटिक खा ली, अब क्या करें। तो या फिर दांत निकालना है किसी को, वो जाके एंटीबायोटिक खा लेते हैं। किसी को एक दिन की दस्त लग गई, वो एंटीबायोटिक खा लेता है। ये न करें, इसके करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह तरह की एंटीबायोटिक्स है, और खास करके यदि आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ये मालूम है कि वायरस है, उस समय तो एंटीबायोटिक बिल्कुल न खाएं। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन है, सेफुरॉक्सीम, मेरोपेनम है, इंजेक्शन है, तरह तरह की चीजें हैं। ये अगर जैसे ही हम खाएंगे तो क्या होगा, वायरस को तो कुछ भी नहीं होना, लेकिन वो हमारे अंदर जाके हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर देगा, जिस तरह से हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा, अगेन एंड अगेन देखा, और हम अपने माइक्रोबायोम को डिसबैलेंस में ले आ रहे हैं कि चलो वायरस भैया आप मजे से घूमो हमारे अंदर। तो यहाँ ये करना है कि उस समय तो हमें एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं खाना है। ये देखा गया है कि अगर अपन एक कोर्स एंटीबायोटिक का लेते हैं तो ये हमारे गट माइक्रोबायोम को 1 साल तक डिस्टर्ब करके रखता है। उनको बेचारों को मतलब बढ़ने में, नॉर्मल होने में बहुत समय लगता है। दूसरा एक स्टडी आई थी बच्चों में कि यदि आपकी उम्र, आपके बच्चे की उम्र 3 साल के अंदर है और उसे किसी भी कारण से आप एंटीबायोटिक दे देते हैं, तो उसका माइक्रोबायोम इतना डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो माइक्रोबायोम भी फॉर्म होता रहता है, बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में रहता है, और वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि लाइफ लॉन्ग इस बंदे की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अपनी इम्यूनिटी को कम नहीं होने देना है। अब एक नहीं, बार बार एपिडेमिक्स आएंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो यही चीज हमें बचा के रखनी है। तो यदि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हम उनको 3 साल की उम्र के पहले तो कभी भी एंटीबायोटिक न दें, जब तक कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ना हो तब तक। अब एंटीबायोटिक तो नहीं खाएं, वहां तक तो सही है, लेकिन और भी तरीके से एंटीबायोटिक हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे हर्बिसाइड्स हैं। हम जानते हैं कि ग्लाइकोफोसेट कितना यूज हो रहा है। जब जब व्हीट की फसल उगती है तो व्हीट की फसल को सुखाने के टाइम पे ग्लाइकोफोसेट छिड़क दिया जाता है उसके ऊपर, और जब हम खाते हैं तो वो की वही पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर जाती है और हमारे माइक्रोबायोम को खत्म करती है, बहुत डैमेज करती है। तो आज की तारीख में बहुत जरूरी है, जितना हो सके हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं, उतना अच्छा रहेगा। दूसरा होता है जो जानवर हैं, हमारे फार्म एनिमल्स हैं, जैसे चिकन है या गाय भैंस है, इन सबको फीड्स में एंटीबायोटिक दी जाती है, बहुत हाई क्वांटिटी में एंटीबायोटिक दी जाती है। और उनका मीट या उनका दूध जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर ये सारे एंटीबायोटिक पहुंच रही है जाने अनजाने में, और हमारे माइक्रोबायोम को डैमेज कर रही है।
और अगली बार जब हमको वायरस का अटैक होगा तो हम उस वायरस को अटैक नहीं कर पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन सारे फूड्स को भी बंद करने की जरूरत है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में अपन ने समझ लिया। दूसरा है क्लास ऑफ ड्रग्स स्टीरॉइड्स का, जैसे प्रेडमेट की गोलियां हैं, डेक्सामिथासोन की गोलियां हैं, इंजेक्शन है। तो शुरू में कोई भी वायरल बुखार हो, कोविड हो, तो शुरू में स्टीरॉइड्स नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? स्टीरॉइड जैसे ही आप लोगे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, हमारे सारे सिपाहियों को सुला देता है। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है कि वायरस एक नहीं 4 गुना तरह से मल्टीप्लाई होता है। एक नहीं 10 स्टडी में ये प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट अभी जो रिकवरी ट्रायल जो यूके में आया, उसमें ये क्लियर आया कि स्टीरॉइड्स यदि शुरू में दिया जाए तो मरने वालों की संख्या 3.5% बढ़ जाती है कोविड से। तो हमें ये देखना है कि किसी भी पर्चे पे अगर प्रेडमेट स्टीरॉइड लिखा है तो हम उस चीज को शुरू में नहीं लें जब हम घर में दवाई खा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम स्टीरॉइड से क्या होती है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ाता है, तो आपको वायरल के इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी लग जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम स्टीरॉइड के साथ क्या होगी कि आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है, तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, आपको डायबिटीज होती है, और ब्लड ग्लूकोज बढ़ना इन इटसेल्फ इम्यून सिस्टम को पूरा डैमेज करता है। तो सोचने की बात ये है कि यदि हमने एंटीबायोटिक खा ली और हमने स्टीरॉइड खा ली तो क्या होगा? और वो एकदम मस्त डांस करने लगेगा। ये यहाँ इसमें है तो वो जैसे मोगैम्बो खुश हुआ था ना, वैसे वायरस खुश हो जाता है, ये बहुत सही है, अब तो मेरा काम बन गया। तो ये हमें नहीं करना है। अब ये ब्लैक फंगस के बारे में आपने जरूर देखा है, सुना है अखबार में। तो जिन बंदों को शुरू से स्टीरॉइड दी गई, बड़े लंबे समय तक स्टीरॉइड दी गई, उनका इम्यून सिस्टम पूरा डाउन करके रख दिया गया, उनमें ब्लैक फंगस आ गया। अब ये ब्लैक फंगस जो है, म्यूकोरमाइकोसिस, इज सपोज टू बी ए वेरी डेंजरस डिजीज, इज वर्स देन कैंसर, और इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद इसका एपिडेमिक अब शुरू हो चुका है और इसको ठीक करने के लिए दवाइयां ब्लैक में बिक रही है। क्या कहें आपसे? स्टीरॉइड्स अवॉइड करने हैं। स्टीरॉइड देने का टाइम होता है, वो टाइम होता है लेट इन द डिजीज, जहाँ की हमारे को मालूम है कि वायरस मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया है, और अब चूंकि लंग डैमेज अगर ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम स्टीरॉइड देते हैं 8 से 10 दिन बाद। वो भी उन्हीं को देते हैं जिनका की ब्लड ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो, उनको देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। क्योंकि स्टीरॉइड जो है एक दूधारी तलवार है। तो एक तरह से ये एक रिपोर्ट आई थी कि लाइफस्टाइल डिजीज इज बिहाइंड 30% ऑफ कोविड कैजुअलिटीज। समझिए इस बात को, 30% लोग जो कोविड से मर रहे हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से मर रहे हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि लाइफस्टाइल डिजीज क्या क्या होती है। लाइफस्टाइल डिजीज होती है डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, और ऑब्वियसली थोड़ा सा एज तो है ही, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज से इसकी मोर्टेलिटी जुड़ी हुई है। तो इनके बारे में हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डाइट। डाइट हमारी ऐसी रहनी चाहिए कि हमारे अंदर हेल्दी गट माइक्रोबायोम को वो फीड करे। अगर हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्दी है तो ये मान के चलिए कि 50% इम्यून सिस्टम हमारा गट माइक्रोबायोम से जुड़ा हुआ है, तो वो उसको हम हेल्दी रख लेंगे। तो हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट डाइट। मीट और चिकन को अवॉइड किया जाए और प्लांट डाइट पे जाया जाए। तो प्लांट डाइट ही ऐसा होता है जो कि गट माइक्रोबायोम के जो अच्छे कीटाणु हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, और उसमें जिसमें फाइबर ज्यादा हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको फाइबर को पचाने में बहुत अच्छा लगता है। उसमें से वो अच्छे अच्छे हमको मॉलिक्यूल निकाल के देते हैं। तो जितनी भी तरह की दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, और नट्स हैं, इस तरह के फूड को लेना है। दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि हमारे गट माइक्रोबायोम डाइवर्स होता है। आपने देखा होगा कि तरह तरह के कम से कम 25-30 तरह के कीटाणु हैं वहाँ, उनको सबको अपना अलग अलग खाना चाहिए। तो हमारा फूड भी डाइवर्स होना चाहिए। हम कहते हैं कि आपको कम से कम 30 तरह की वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, एक के बाद एक दिन तो में नहीं, लेकिन रोटेशन में। अगर 30 तरह की वेजिटेबल्स हम लेंगे तो हमारी माइक्रोबायोम परफेक्ट रहेगा,
और वो हमको बचा के रखेगा। फिर हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे जाना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है। जितने हम सिंपल शुगर्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे वो बैड बैक्टीरिया को वहां पे पनपाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने इस तरह के फूड लिया जिसमें शुगर ज्यादा है, जो प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है, वो आजकल की जनरेशन बहुत लेती है, तो क्या होता है, उससे बैड बैक्टीरिया ग्रो होते हैं हमारे अंदर। और ये देखिए, बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे गट के अंदर छेद करते हैं, हमारे गट लाइनिंग में छेद करते हैं, और हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कि लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं। और लीकी गट सिंड्रोम में हमेशा ये देखा गया है कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है और इम्यून सिस्टम पूरा हेवायर चला जाता है। और इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम ही हेवायर जाएगा तो आपको कोविड स्टॉर्म होगा और साइटोकाइन स्टॉर्म होगा। फिर मोटापे की बात करें तो ये अब एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है। आज समझिए आप कि हमारे पास और कोई इलाज नहीं है, और अगर हम अपने आप को रिस्क में रखते हैं इस तरह के रिस्की फैक्टर से, रिस्क फैक्टर से, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये भी दूर करने की जरूरत है। एक और स्टडी आई कैलिफोर्निया से कि यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो उन्होंने देखा, 50,000 लोगों की स्टडी थी, कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते थे उनके अंदर बहुत कम रिस्क थी, या तो वो हॉस्पिटलाइज होंगे या कोविड से मरेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। डायबिटीज, कोविड में देखा गया है कि यदि जिसको डायबिटीज है उसके पास 11% ज्यादा चांसेस है डेथ के बाय कोविड रादर देन सर्वाइवल। तो डायबिटीज से बचना है। और मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है, मेरी रिसर्च है कि डायबिटीज को पूरी जड़ से निकाला जा सकता है, जड़ से ठीक किया जा सकता है, लाइफस्टाइल चेंज करके और डाइट को चेंज करके। तो डायबिटीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और फिर स्लीप के बारे में अपन बात करते हैं कि अगर अच्छी स्लीप अपन लेते हैं तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा ये भी है कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा रिजुविनेट होता है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। तो ये जितने भी एपिडेमिक्स है ये वायरस के एपिडेमिक है, इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई दवाइयां भी नहीं रही। तो हमें वही चीज बचा सकती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम है, वही काम करके इसको बचा सकता है। तो बॉडी हमारी वायरस को फाइट करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। बिल्कुल हमारे बॉडी में सारी शक्ति है जो कि वायरस को फाइट कर ले। हमें सिर्फ इतना करना है कि वो शक्ति को स्ट्रांग रखना है और बीच में नहीं आना है कि हम अपनी शक्ति को कम करें। अगर हमारे पास अटैक होता है तो हम अपनी जवानों को गोली मार के नहीं गिरा देते, हम उनको लड़ने के लिए आगे भेजते हैं। इस पे ध्यान रखना है, और इस पे हम ध्यान रखेंगे तो आगे जाकर के हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। हम यही एपिडेमिक नहीं, आगे सारे एपिडेमिक से बच सकते हैं और अपने सारी डिजीजेस को काबू में कर सकते हैं। तो ये मेरा अभी इनिशियल प्रेजेंटेशन रहा है। मेरे को मालूम है इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो ये प्रश्नों का बिल्कुल स्वागत है। अगर किसी को और बाद में भी कोई प्रश्न पूछना है या कुछ है तो ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इन पे आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिल सिंघवी। आज आपके लेक्चर की इतनी ज्यादा जरूरत है हमारे देश को, क्योंकि हमारे देश में अंधाधुंध एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल ड्रग्स ली जा रही हैं। मतलब कहानी यह है कि एक प्रिस्क्रिप्शन है जो सबके पास है, और सब चाहते हैं कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए हम कितनी ज्यादा दवाइयां खा लें, और काम बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो जितनी ज्यादा दवाइयां खाएगा वो उतना कुएं में ज्यादा गिरेगा। तो आपका लेक्चर हम प्रिजर्व भी करेंगे, हम YouTube पे डाल के सबको अवगत कराएंगे कि अपनी इम्यूनिटी पे ज्यादा विश्वास करें, ना कि दवाइयों पे। इम्यूनिटी वायरस, कोरोना वायरस से बहुत अच्छे से लड़ सकती है, और दवाइयों पे हम विश्वास कर ही नहीं सकते क्योंकि वो असरकारक ही नहीं है। अब मैं ऑडियंस को इनवाइट कर रही हूँ प्रश्न पूछने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में समझाया है, और इसकी खासियत ये है कि ये एक लेमैन भी इसको समझ सकता है। मेरा एक सवाल ये डॉक्टर साहब कि आज के सिनेरियो में जो हम लोग एंजाइटी बढ़ रही है और जो पैनिक हो रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, रेमडेसिविर खत्म हो गया है, तो ये जो पेशेंट क्या हो रहा है कि वो पैनिक बहुत ज्यादा हो रहा है,
जबकि उसकी वो कंडीशन है नहीं, वो मॉडरेट कंडीशन में है, लेकिन इन अव्यवस्थाओं के कारण या इस कारण वो पैनिक हो रहा है। तो इस पैनिकनेस को कैसे कम किया जाए? डिमांड बढ़ गई है या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, इसके लिए आपका कुछ सजेशन आप हमें बताएं तो मेहरबानी। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टच किया है। पैनिक इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हो क्या रहा है कि हर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके अंदर अंदरूनी शक्ति इतनी है कि वो इस चीज को डील कर सकते हैं। उनको लगता है कि मेरे को बाहर से क्या मिल जाए, हम कौन सी दवा खा लें, हम कौन सा काढ़ा पी लें, कौन सा क्या कर लें। तो उस चक्कर में सब भागम भाग लगी हुई है। और तो हमारे को ये है कहना कि हम पेशेंट्स ये कहते हैं कि घबराओ मत, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ आगे भी रहेंगे। अगर 5% चांस है कि आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो हम आपको एडमिट करेंगे और हम आपको ऑक्सीजन देंगे। जब तक वो तबीयत नहीं आती है तब तक आप घर पे आराम से बैठ के रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप घर पे अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सकते हो और नॉर्मल खाना खाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे मालूम है कि आप लोग सब समाज में बहुत काम करते हो और बहुत लोगों के साथ बात करते हो और बहुत लोगों को मदद करते हो, तो यही बातें हमको आगे पहुंचानी है। Thank you so much for the very basic knowledge about our immune system and all these things, sir. Thank you so much. सर मेरा एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि मेरे घर में, मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरा घर बिहार है, वहाँ मेरे फैमिली में लगभग 90% लोग सभी बीमार पड़ गए। कुछ लोगों ने टेस्ट करवाया, कुछ लोगों ने नहीं करवाया। मेरा ये है बेसिक क्वेश्चन कि सभी लोग डॉक्टर से दिखलाते हैं, सभी एंटीबायोटिक खाते हैं, जो मेरे घर में भी सर 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर मेरे भाई बहन हैं, सभी लोग एंटीबायोटिक देते हैं। वो बोलते हैं मामा जी आप ये लीजिए, दादाजी आप ये लीजिए, और आज से नहीं 40-50 साल से यही खा रहे हैं। अब नहीं खाएंगे, अब आपको ये बताना पड़ेगा उनको कि अब आप बंद करें ये। बिल्कुल सही। तो उनको बहुत सारी जो दूसरी बीमारियां हैं वो बंद हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनकी हेल्थ आप 2 साल बाद देखिएगा, 1 साल बाद देखिएगा, कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन सर ये बेसिक है कि जैसे भी कोई बीमार पड़ेगा 2 दिन 3 दिन बाद अपने आप डॉक्टर से फोन करेगा, मेरे को ये हो गया, जो भी हो गया है, और वो उनको लिख के देंगे ही देंगे कि आप ये खाइए, ये लीजिए। हमें पता चल गया है और हमें अगर ये मालूम है कि ये चीज हमारे को नुकसान करती है, तो मेरे को तो कोई डॉक्टर भी बोले तो मैं तो नहीं लूंगा कि ये एक्चुअली में जरूरी नहीं है। वर्ल्ड भर में देखा जाए तो एंटीबायोटिक सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिनको लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है, और बाकी किसी को एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। तो हमें वर्ल्ड के साथ साथ चलना पड़ेगा। हम तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है और फिर वो डॉक्टर 4-5 दिन की जो दवाई लिखते हैं जिसमें विटामिन सी, जिंक टैबलेट, एंटीबायोटिक्स ये सब होते हैं, तो ये तो सब शुरू करना पड़ता है ना। अगर नहीं है तो फिर क्या उपाय किया जाए? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आपको मेरे घर का ही किस्सा सुनाता हूँ। 1 हफ्ते पहले मेरी 82 साल की मम्मी है, उनको कोविड पॉजिटिव हो गया और उनकी हालत काफ़ी वीक थी और खाना भी नहीं खा रही थी। उनका जब हमने टेस्ट किया तो उनका सीआरपी आया 208, नॉर्मल सीआरपी होता है 6 तक। तो वो 208 की वैल्यू देख करके हमें भी लगा कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, लेकिन हमें ये भी मालूम था कि एंटीबायोटिक तो कुछ करेगा नहीं। एंटीबायोटिक यदि हमने इनको दी तो इनका इम्यून सिस्टम जो काम कर रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। एंटीबायोटिक नहीं देना है। स्टीरॉयड देना चाहिए कि नहीं, तो स्टीरॉयड का भी रूल है कि जब तक ऑक्सीजन लेवल फॉल नहीं हो तो स्टीरॉयड नहीं देते। उनका ऑक्सीजन लेवल 97-98 था, तो हमने स्टीरॉयड भी नहीं दिया। विटामिन सी तो कुछ नहीं होता, वो एक प्रसाद है, उसका कुछ होता नहीं उससे, तो विटामिन सी भी नहीं दिया हमने। और जो चीजें बाकी जो छोटी मोटी दी जाती है बी कॉम्प्लेक्स, वो कोई खास नहीं है। हमने सिर्फ उनको एक गोली दी प्रोबायोटिक की, ताकि उनका जो माइक्रोबायोम है वो स्ट्रांग रहे। तो उसमें प्रोबायोटिक जैसे गोलियां आती है विटामिन टाइप की, वो दी खाली, और मैंने कुछ भी नहीं दिया। हमारे जो सीनियर डॉक्टर है साथ में बोले नहीं देखो तुम स्टीरॉयड देने का सोचो या ब्लड थिनर देने का सोचो। मैंने कहा इंडिकेशन नहीं है, जो पैरामीटर बता रहे हैं कि इसकी इनको जरूरत नहीं है। और मैंने सिर्फ उतना ही किया और उनका ऑक्सीजन लेवल मेजर करे और कुछ भी नहीं किया, अस्पताल भी नहीं गए, सीटी स्कैन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, क्योंकि इंडिकेशन ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। हमें मालूम है कि उनके शरीर में क्या हो रहा है। और अब 5 दिन के अंदर उनकी कंडीशन एकदम सुधर गई, खाने पीने लग गई, और जो सीआरपी 208 था वो 3 हो गया। हमने तो कोई दवा नहीं दी, देखा जाए तो। ओके। तो ये सीधा पॉइंट तो ये है कि जब हमें मालूम है
कि कैसे काम होता है। तो अगर हम झूठ मूठ की दवा खाएंगे तो उससे क्या होने वाला है। अब मान लीजिए आपको कैंसर है, चलिए मैं आपसे बताऊं कि एक किसी पेशेंट को कैंसर है, हम लोग कैंसर ट्रीट करते हैं, और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को मालूम है कि इस कैंसर की उसके पास कोई दवा नहीं है, फिर भी वो झूठ मूठ की 5 दवा उसको लिख दे, तो उस मरीज के साथ न्याय होगा कि अन्याय होगा? बिल्कुल अन्याय है। कोविड में भी वही हो रहा है। मालूम है ये दवा बेअसर है, क्यों लिखी जा रही है और हम क्यों खा रहे हैं? सोचने की बात है। और उसमें दवाइयां कुछ तो जो है कि एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड तो शुरू में लेंगे तो आपको परेशानी बहुत सारी हो सकती है। तो अपन ध्यान रखें, अपन सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट पे सारी जानकारियां हैं। आईसीएमआर का वेबसाइट खोलिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी मेडिकल वेबसाइट है आज की इंडिया गवर्नमेंट की। उसमें लिखा है क्लियरली क्या देना है क्या नहीं देना। उसमें क्लियरली लिखा है कोई एंटीबायोटिक नहीं देना, आइवरमेक्टिन नहीं देना, कुछ नहीं देना, स्टीरॉयड नहीं देना। हम उसको फॉलो करें, और अगर हमारे डॉक्टर को समझ में नहीं आया तो हम उसको दिखा दें खोल के कि देखो भाई ये लिखा हुआ है, अब आप बताओ। ठीक। सर प्रोबायोटिक के लिए क्या लिया जा सकता है? प्रोबायोटिक के लिए बहुत सारी दवाइयां बाजार में मिलती है, जब अगर आपको कोविड हो गया है तो उसके लिए। अदरवाइज तो जो खाना जो मैंने बताया है वो इटसेल्फ प्रोबायोटिक है। बहुत सारे तरह तरह के खाने होते हैं जिसमें कि जो बैक्टीरिया को फीड करता है, तो उसमें बहुत सारे खाने आते हैं। जैसे एक लिक्विड आता है याकुल वगैरह, वो ले सकते हैं क्या? कौन सा लिक्विड? याकुल। ये नहीं जानता मैं। प्रोबायोटिक कोई भी लिक्विड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो लिक्विड होगा वो एसिड जो रहेगा स्टमक पे एसिड में जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रोबायोटिक की अगर कोई गोली होगी तो वो कैप्सूल या गोली फॉर्म में ही होगी, लिक्विड नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर अभय मनचंदा को आमंत्रित कर रही हूँ, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, यस। हाँ जी, it was highly informative, sir. थैंक यू। Thank you. I want to ask your comments on methylene blue. आजकल इसके बहुत आप तो इसमें हैं। मिथिलीन ब्लू का बहुत सारा यूज लोग कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई भी स्टडी नहीं हुई है, कोई ट्रायल नहीं हुआ है। और मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि कोविड में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि यदि कोई चीज 10% 20% भी फायदा करती तो इमीडिएटली लिटरेचर में आती, इमीडिएटली ट्रायल होते हैं और इमीडिएटली वर्ल्ड वाइड उसका यूज होता है। तो जब उन्होंने ट्रायल करी तो मिथिलीन ब्लू के ऊपर उन्होंने सोचा भी नहीं कि इसका कुछ ट्रायल करने की जरूरत है, बिकॉज इट वॉज नॉट सपोज टू बी वेरी यूजफुल। तो लोग यूज कर रहे हैं, करें, लेकिन आई डोंट सी एनी एविडेंस इट इज वर्किंग। एक चीज और है कि जो एलोपैथिक ड्रग्स के अलावा जो दूसरी पैथियां हैं, होम्योपैथी हो गई, आयुर्वेद हो गया, नेचुरोपैथी हो गई, इनको भी होलिस्टिक रूप में या सबको एक समन्वित रूप से प्रयोग करके उनका भी उपयोग किया जाना चाहिए। इसको भी थोड़ा सा कोविड में एक बड़ा अच्छा ये बात हुई है जो कि शायद मरीजों के लिए अच्छी नहीं है, कि मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। और चूंकि मरीजों की तादाद वर्ल्ड भर में इतनी ज्यादा है कि कोई भी दवा आती है तो उसमें फटाफट 2-3 महीने में नतीजा आ जाता है कि ये दवा काम की है कि नहीं। स्टडीज होती हैं कि ये दवा जब दी जाती है, आधे मरीजों को दी, आधे को नहीं दी, क्या रिजल्ट आया, 3 महीने में पता चल जाता है कि ये दवा काम की है कि नहीं है। तो मेरा ये अपने भाइयों से, मैं बिल्कुल होम्योपैथिक के फेवर में हूँ कि वो होम्योपैथी में बहुत कुछ अच्छी चीजें होती है, आयुर्वेदिक में भी होती है, पर मेरी उनसे ये अपील है कि वो सामने आए। और इतने सारे मरीज है तो स्टडीज क्यों नहीं कर सकते? स्टडी आप करिए, आप 3 महीने में बताइए कि हमको कितने लोग, हमने 500 मरीजों को दिया, 500 को नहीं दिया, कुछ फर्क आया क्या? बहुत बहुत सरल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सिंघवी ने बहुत सही कहा कि ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करने से ज्यादा पेशेंट्स अपने आप एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स खरीद के खा रहे हैं। मेरे को लगता है वो नंबर और ज्यादा होगा। वो व्हाट्सएप पे जो पर्चे घूम रहे हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। केमिस्ट के पास किट के किट बने हुए रखे हैं, वो ये ले जाओ। हाँ, तो डॉक्टर्स को तो बाईपास ही कर दिया जाता है। हमारे देश में अभी वो नियम बनना जरूरी है, जब दवाई ड्रग्स केमिस्ट के हाथ से है, पेशेंट अपने आप दवाइयां नहीं खरीद सकता, उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। अभी वो नियम बनना बाकी है। डॉक्टर संगीता पलसानिया कह रही है एंटीबायोटिक पॉलिसी बनना चाहिए हमारे देश में। डॉक्टर संगीता, आप कहेंगे कुछ? Antibiotic policy is already made in our state. MP is the second state where antibiotic policy has been made in 2017, Kerala के बाद।
and it is over all over implemented over in India, so that we want to prevent this antibiotic resistance. Because of this, day to day chemists and all people taking antibiotics from the stores without any prescription. So we have to come out with this strict strategy for that thing. And government of Madhya Pradesh has made this antibiotic policy, which will be implemented soon, as because COVID has come these days. So we are focused on COVID, but antibiotic policy have started in Madhya Pradesh. वेरी गुड। मैं डॉक्टर मिस्टर क्षितिज कुमार को आमंत्रित कर रही हूँ। क्षितिज कुमार, आप सुन पा रहे हैं? यस यस प्लीज निशा प्लीज। यस सिंघवी सर नमस्कार, मैं टेलीफोन नगर में रहती हूँ और मुझे अभी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और मेरा 5th डे चल रहा है। और सर मैं ये सब ले चुकी हूँ सर, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है और मेरा फीवर सबसाइड नहीं हुआ है। सर अब मैं क्या करूँ, बिकॉज आई नीड यू बैडली, और अगर मुझे आपका पर्सनल वो भी कंसल्टेशन भी लेना पड़े तो आई एम रेडी सर फॉर दैट। निशा जी, चलिए आपको ये पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली, यू लुक वेरी यंग, सो आई थिंक यू आर इन गुड शेप, तो आपको रिस्क ज़्यादा नहीं है, इवन दो आपने एंटीबायोटिक खाई है। होपफुली यदि अगर अभी भी आप एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड खा रहे हो तो इमीडिएटली बंद कर दें, प्रोबायोटिक चालू कर दें, वो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा यदि आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। और मुझे चाहिए, आई एम योर नेबर ओनली, आवर फादर वे फ्रेंड्स, सिद्दीकी फैमिली नियर टू यू। नो प्रॉब्लम, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मेरा नंबर भी मैंने दिया हुआ है। सो एंड देन अनदर थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट इज कि आपको फीवर आ रहा है। फीवर आ रहा है सर। तो नाउ फीवर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि बुखार आता है और 5, 6, 7 दिन हो जाते हैं बुखार के, तो जब बार बार मरीज डॉक्टर के पास बोलता है कि मेरा बुखार से बहुत परेशान हूँ और बुखार से मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो वो उसको स्टीरॉयड लिख देते हैं कि बुखार उतारने के लिए। वो बिल्कुल गलत है, या हमें भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए डॉक्टर के ऊपर कि हमारा बुखार कैसे भी करके उतार दो, तो उसमें हम स्टीरॉयड खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो गलत है, क्योंकि स्टीरॉयड की, जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सो बुखार जब होता है और इंटरमिटेंट बुखार यदि आपको आता है कोविड में, तो आपको सुन के बहुत अचंभा होगा कि ये बुखार आपके लंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, तो जब इंटरमिटेंट बुखार आता है तो एक हीट शॉक पाथवे जो है वो ट्रिगर होता है, और हीट शॉक पाथवे जाकर के आपके एल्वियोलाई को एपोप्टोसिस से रोकता है। तो वो जो अदरवाइज आपके लंग डैमेज शुरू हो जाता, वो बुखार की वजह से वो पाथवे ट्रिगर होता है और वो आपके एल्वियोलाई को प्रोटेक्ट करता है। बुखार क्यों आ रहा है? बुखार इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके अंदर इम्यून रिएक्शन चल रहा है बिटवीन द वायरस एंड योर इम्यून सेल्स। तो वो झगड़ा चल रहा है, वो लड़ाई चल रही है, उसमें जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं उससे फीवर आता है। तो अगर आपको फीवर आ रहा है तो पहली बात तो खुश हो जाओ कि मेरा इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको फीवर इंटरमिटेंट है, एक बार आया उतर गया, एक बार आया उतर गया, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट उसको वॉच करना है। फीवर आए तो ठंडी पट्टी रख के अपने को आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करो। 10-12 दिन के अंदर फीवर उतर जाना चाहिए। 98% पेशेंट्स में उतर जाता है। दैट इज ऑल दैट नीड्स टू बी डन। सर आई विल कांटेक्ट यू सर शॉर्टली, and thank you so much. I was so lucky that being a COVID positive person, I was in a panic state. I am thankful to Sushma ma'am and you. थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, मैं बहुत डर गई थी सर, ऑनेस्टली सर। एंड मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव, इंक्लूडिंग माय 8-year-old डॉटर, so I really needed this kind of मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ सर, but now I'll definitely contact you personally. Thank you so much. यही एक प्रश्न डॉक्टर जैन का भी है कि बुखार में पैरासिटामोल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो डॉक्टर सिंघवी ने वो आंसर कर दिया है। और एक क्वेश्चन ऐसा है कि हम इतने सारे एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो क्या बाद में कैंसर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी? ऐसा एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है। This is a very interesting अभी एक क्वेश्चन था इसी के साथ कि आपने जैसे बताया अभी कि एंटीबायोटिक्स बंद कर दिए, जो हमें तो बताया जाता है कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करना पड़ता है, तो अभी जैसे आपने बताया था कि बीच में बंद कर सकते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक किसी जायज कारण से दी जा रही है कि हाँ हमें एक्चुअल में टाइफाइड हो गया है, एक्चुअल में ब्लड कल्चर में आ गया है कि हमारे अंदर टाइफाइड के कीटाणु हैं ब्लड कल्चर में, तो वो उसमें हमें पूरा कोर्स दे करके उस टाइफाइड के कीटाणु को खत्म करना जरूरी है। पर
हम बेवजह कोई चीज खा रहे हैं तो उसको क्यों हम आगे खाएं? तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो एंटीबायोटिक अगर हम देखेंगे तो एंटीबायोटिक खाने के बहुत कम कारण होते हैं। जो आज अगर हम देखें तो मैंने कम से कम 6 साल से तो एंटीबायोटिक नहीं खाई है। हमारे घर में हमने किसी को नहीं खाने दी है। तो फिर भी सब मजे में है। तो क्वेश्चन ये है कि बुखार होता है, फीवर आता है, किसी को खांसी होती है, किसी को लूज मोशन होते हैं, वो सब अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं होती है। अगर जरूरत है जो कि जायज है, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को सेप्टिसीमिया हो गया, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें पूरा कोर्स लेना है। यहाँ तक सही है। दूसरा प्रश्न था वो कैंसर वाला। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होता है कि हमारा गट माइक्रोबायोम का जब डिसबायोसिस हो जाती है, जब अनबैलेंस हो जाता है, कुछ कीटाणु खत्म हो जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन जब शुरू हो जाता है बॉडी में, तो लीकी गट सिंड्रोम होता है। ये एक पूरा लेक्चर ही है हमारा इसमें। तो जब लीकी गट सिंड्रोम होता है, तो लीकी गट सिंड्रोम से क्या क्या बीमारियां होती है? हाइपर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, तो आपको हार्ट की बीमारी होती है सबसे पहले, जगह जगह एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, आपको ब्रेन की बीमारी होती है, डिमेंशिया होता है, डिप्रेशन होता है, थायराइड चला जाता है आपका, आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है, आपकी जॉइंट्स में गड़बड़ होती है, आपको आर्थराइटिस हो जाती है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम होता है, अस्थमा होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन के पीछे कैंसर भी होता है। तो अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा तो इट कैन टर्न इनटू कैंसर। डायबिटीज डेफिनेटली होती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है थ्योरेटिकली। यस, थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे ग्रुप के बहुत ही सीनियर पर्सन श्री रविंद्र पहलवान जी को आमंत्रित कर रही हूँ अपने आशीर्वचन देने के लिए, और उसके बाद मैं सोनी जी को लूंगी। सुषमा जी, उसके पहले एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं लास्ट। नहीं, आराम से पूछिए साहब, कोई जल्दी नहीं है। जी बिल्कुल। अभी सर, जैसा हमारे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्लाज्मा का बहुत ज्यादा मतलब वो किया जाता है, तो उसका लिए कोई रीजन होता है या क्या है मतलब? वो तो वही। और प्लाज्मा अगर आप साइंटिफिकली पूछेंगे, प्लाज्मा थेरेपी का रोल 1% पेशेंट में होता है। वो 1% पेशेंट कौन से होते हैं? जो कि बुखार आया, कोविड पॉजिटिव आया और 48 घंटे हुए, उसमें प्लाज्मा लगा दो। 48 घंटे के अंदर यदि आप प्लाज्मा लगा दो बुखार आने के और कोविड पॉजिटिव होने के, और उस पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो चुकी है 48 घंटे में, तो उसको फायदा होगा। अगर ये पैरामीटर नहीं है तो प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है। प्रश्न पूछ नहीं पाया था, अनुमति दे तो मैं पूछना चाहूंगा। जी बोलिए। जी जी नमस्कार सर। सर बहुत बढ़िया ढंग से आपने बेसिक चीजों को बताया। बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न था सर। अभी जैसे कोविड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कभी भी जैसे डॉक्टर के पास में, प्रॉपर डॉक्टर के पास में, जो लोग MBBS MD हैं उनके पास जाते हैं, कभी फीवर आया तो सर्दी खांसी हुआ तो वो हमको 5 दिन का कोर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उससे हम ठीक भी हो जाते हैं। तो ये क्या होता है सर? यही तो प्रॉब्लम है कि एंटीबायोटिक ओवर यूज हो रहा है। अगर आप वो एंटीबायोटिक नहीं भी खाएंगे, जैसे मैं तो नहीं लेता किसी मरीज को, तो मेरे मरीज सब ठीक होते हैं, 5 दिन में उनकी भी बुखार उतर जाता है। क्वेश्चन ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम, एक बहुत बड़ी सेना है। एक्चुअली एक फोटोग्राफ था, मैं लाया नहीं, भूल गया, वो सेना का फोटोग्राफ था कि वो सेना इतनी ज्यादा सशक्त है कि आपके अंदर कोई भी नॉर्मल अटैक होता है इन्फेक्शन का, तो वो क्लियर कर देती है, बशर्ते कि वो ठीक से काम कर रही है। अगर आपको डायबिटीज है, आपको कैंसर है या दूसरी प्रॉब्लम है जिस कारण से कि ये सेना ठीक से काम नहीं कर सकती, तो अलग बात होती है। तो हमें ये मालूम है कि ये 5 दिन में या 4 दिन में या 6 दिन में, तो हम ज्यादा उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं कि 100-101 से ऊपर बुखार आए तो लेना, नहीं तो मत लेना। तो यही चीज हमें समझना है, और हमें ये डॉक्टर्स को भी बताना है कि हमें जल्दी नहीं है, हमें 5 दिन में बुखार उतर जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा कोई हम दवा ना खाएं जिससे लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान हो। ये बहुत जरूरी है। आज हमारा माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया वो 5 दिन के एंटीबायोटिक से, कल को हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करेंगे? कल कोई हमारे अंदर वायरल फीवर था, उसके लिए हमने एंटीबायोटिक खा ली, वो वायरल फीवर बिगड़ गया, तो हम क्या करेंगे? नहीं खाना है। ओके सर, थैंक यू। बहुत सही, बहुत सही। एक छोटा सा प्रश्न है कि इतनी कमजोरी क्यों आ रही है कोरोना में? कमजोरी क्यों आ रही है? दैट इज इंटरेस्टिंग। कोरोना में कमजोरी आने के बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि अपन पहले दवाई को ही बोल रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने स्टीरॉयड खाया है तो स्टीरॉयड से कमजोरी बहुत ज्यादा आती है, ब्लड शुगर बढ़ता है और कमजोरी होती है।
तो स्टीरॉयड से डेफिनेटली अगर आप खा रहे हो तो उसको तुरंत बंद कर दो। फिर कोरोना में क्या होता है कि देयर इज अ इम्यून रिएक्शन और साइटोकाइन रिलीज होती है। साइटोकाइन रिलीज से पेशेंट की भूख चली जाती है, उसका सीआरपी बढ़ जाता है और उसको कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है जो नॉर्मल है। और फिर ये वायरस अंदर जाकर के जो इम्यून रिएक्शंस करता है और टिश्यू डैमेज करता है, उस कारण से पेशेंट बहुत टाइम तक कमजोरी रहती है। तो ये नेचुरल है, इस पोस्ट कोरोना सिंड्रोम बोलते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज्यादा। यस, अब मैं आमंत्रित कर सकती हूँ रविंद्र पहलवान। अच्छा लास्ट क्वेश्चन अभय जी, हाँ पूछ लीजिए फिर। हाँ जी, ये मुझे पूछना था, आजकल देख रहे हैं हम कि कोरोना से पेशेंट ठीक हो रहा है, रिकवरिंग पेशेंट एंडिंग अप इन एमआई, कार्डियक इश्यूज, प्रोपाई हाई आ रहा है, एंड ही इज सकम्बिंग टू हार्ट इश्यूज। तो एक ये बात vis-a-vis your view on the use of anticoagulants, are you totally against it or you are the judicious use? आपके क्या वो हैं उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन बने हुए हैं कि किसको एंटीकोगुलेंट देना है। ऐसे पेशेंट को एंटीकोगुलेंट नहीं देना है जो कि घर पे ही हॉस्पिटल, घर पे ही डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में ठीक हो गया है, उसको एंटीकोगुलेंट नहीं देना है एज पर गाइडलाइन। अमेरिकन हिमेटोलॉजिकल एसोसिएशन ने गाइडलाइन नहीं निकाली है कि ऐसे पेशेंट्स को दिया जाए जिनको कि हॉस्पिटल में रहे और उनका एक डी डाइमर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर मेंटेन होता है, तो उसको जरूर 6 वीक्स तक देना है। और जिनका लंग डैमेज ज्यादा है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज्यादा हैं तो उनको देना है। तो हाँ जी डॉक्टर अनिल, आपके जैसे विद्वान लोगों की समाज में जरूरत है। आपने कितने रोगियों को ठीक किया, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि आपने कितने लोगों को जागरूक किया। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक क्रांति नहीं आने वाली है। और आपने इलाज करने के साथ साथ जागरूक करने का जो ये झंडा उठा रखा है, मैं उसको सलाम करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स। रविंद्र पहलवान जी बहुत अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं और हमारे ग्रुप के मुख्य स्तंभ हैं। धन्यवाद। अब मैं सोनी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। मैं पूरी ऑडियंस को बहुत बहुत नमस्कार। ऐसे समय में आपने समय सब दिया है जिसको हमें सुनना है। मतलब हमें ये लग रहा था कि आज पूरा पैनल डॉक्टर का था, सवाल भी डॉक्टर्स के थे और आंसर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के भी थे। तो डॉक्टर सिंघवी कहना चाहिए कि जो ग्राउंड का वर्क जिनका इतना स्ट्रांग है, 30 साल तक जिन्होंने पेशेंट्स की सेवा की है, तो जो जिस मनोवृत्ति से हम सुन रहे हैं उनका कि उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने रोग की उपचार नहीं की, उनने रोगी का उपचार किया है। क्योंकि रोगी को समझना बहुत बड़ी चीज है कि उसके भीतर क्या क्या चल रहा है। केवल रोग नहीं चल रहा है, रोग के अलावा कुछ है। तो मुझे ये लगता है कि आपकी पूरा सेंट्रल आइडिया आज की स्टडी का ये था कि जो वास्तव में जो प्रॉब्लम कोविड की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूसरी तरह से जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ी जा सकती है। मुझे याद आता है कि मिलिट्री में सिस्टम जो होता है वार का सिस्टम, उसमें 2 लाइन ऑफ डिफेंस रहती है। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम जनरली सुनते हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लड़ा करती है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो रियल लड़ने वाली सिस्टम है, वो है मिलिट्री की ओरिजिनल सिस्टम। तो जिस तरह से आपने बताया अपने इस पूरे इसमें एपिसोड में कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टाइप की जो फोर्स आगे की है हम उससे लड़ते रहते हैं, और रियली हमारे पास जो मिलिट्री है उसका हमने ध्यान ही नहीं दिया, उसे हम पेंडिंग में डाल दिया और उसको हमने काम नहीं लिया। तो कुल मिला के हमें ये लगता है कि उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी तारीफ में आपकी ये करना चाहूँगा कि आपके प्रोफेशन के लोगों के बारे में ये बहुत बड़ा साहस है कि ये बात कहना कि
एंटीबायोटिक को यूज किया जाए या न किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स रोज लिख रहे हैं। वो अलग बात है कि वो किस कंडीशंस में लिख रहे हैं, पर आपने अपने ही प्रोफेशन को एक तरह से अवेयरनेस देने की कोशिश की। ये बहुत आपका, इस पे हमारा ग्रुप भी आभारी है और आपके विचारों के प्रति हम आभारी हैं। हमें नहीं करना चाहिए, एक सिंपल पेम्पलेट आप दें तो बड़ा आपकी मेहरबानी होगी। जिस तरह मैंने अभी नोट किया कि क्या आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने बताया कि लेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। आपने दूसरी बात बताई कि वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता, तो वायरस अगर अटैक कर रहा है तो उसमें फालतू से एंटीबायोटिक न ले। आपके लेस देन 3 इयर्स का अगर कोई स्टूडेंट बच्चा है तो उस पे एंटीबायोटिक यूज करना ही नहीं चाहिए। बड़ी बहुत ही इतना इंफॉर्मेटिव है आपका कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इस 1 घंटे में आपने क्या क्या दे दिया हमको, इतनी अवेयरनेस हमको दी है। और डॉक्टर्स के पैनल भी बड़े, जिसको जच रहा है सब कुछ कि रियली आप जो बोल रहे हैं उसमें वास्तव में वजन है, उसमें बात है और उसमें आपके अनुभव पीछे काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ऑडियंस का करता हूँ, सभी डॉक्टर्स का करता हूँ ग्रुप की ओर से। डॉक्टर सुषमा रावत ने जो ये मूवमेंट चला रखा है, इसको मूवमेंट कहता हूँ, मूवमेंट, कि इसमें आपने बहुत बड़ी आहुति डाली है डॉक्टर साहब, सिंह साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका।